वेलकम बैक मित्रों। चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन एमजेटी 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एमजेटी 8 डिस्कशन पार्ट आज हम सभी के सामने होगा। एमजेटी 8। चलिए, क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थोरियम इन एक्टिनोइड सेल्स। इट नेवर फॉर्म कंपाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट्स बनाता है, ये बनाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ क्वेश्चन नंबर 1, थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है 6d2 7s2। यस, दिस कैन फॉर्म s2 से एक इलेक्ट्रॉन और d से एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो आराम से फर्स्ट बना सकता है। इट कंसिस्ट मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 से यस इनके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है 514 पूरा भरा हुआ होता है। इट कंसिस्ट अगर इसको क्या है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट इज ना ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट उनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है वो Z से ज़्यादा, सॉरी 92 से ज़्यादा होता है, उनको ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। आपको जो ऑप्शन फोर है गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है आपको करना है H2O2 D2O एंड H2O की बात कर रहा है। सो H2O2 जो आपका है D2O है और H2O है। तो अब ऐसे बात है इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा तो आगे निकल गया D2O और H2O में D2O आ गया, ठीक। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काम करना है आपको। बोलो उसे कैसे निकल गया तो देखो सिंपल सी बात है D2O का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो H2O से ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूलर मास के आधार पे वाटर यानी कि H2O से ज़्यादा हो जाएगा D2O। ये हैवी वाटर का जो क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर से ज़्यादा होगा और H2O2 इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ओके, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो रोट आयरन को बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म। रोट आयरन इज कॉल्ड द प्योरेस्ट फॉर्म आयरन, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज इन D2sp3 hybridized? So first compound we have is Mn and ammonia 6 times. Okay, अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे जो आपके Mn+2 स्टेट में है, so the hybridization here is 3d, hybridization here होगा कितना 35, राइट। यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है इवन आप लोग तो सल्फेट के पास तो पेयर इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा अमोनिया है वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो एक चीज मैं बता दूं, अमोनिया अगर Fe+2 अमोनिया विथ Fe+2 एंड Mn+2 acts as weak field, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp3d2 उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिमिलर कैसे आपके आयरन के साथ Fe+2 है वहाँ पे और वहाँ भी अमोनिया आपका sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। अब आप देखिए COOH ऑक्सलेट आयन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने के कारण क्या होगा ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक। ओके, नाउ करें तो क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? तो सिंपल सी बात है सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं CO4। तो क्या हो जाएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 27 + 8 - 1, सो क्या हो जाएगा बताइए 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा, 36 से कम है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। दूसरा है MnCO6, क्या हो जाएगा 25 + 12 दैट इज इक्वल टू 37, ये आपका रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, 36 से ज्यादा है। MnCO5 ये क्या है 27 + 10, सॉरी करेक्ट है, सॉरी 25 + 10 35,
ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrCO6, ये आपका 36 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहे हैं, रेडिएशन का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है क्या है कॉम्प्लेक्स हमारा, CO1 है, CO देन अमोनिया NH3 5 टाइम्स Cl सॉरी cyanide is inside chlorine, so this is Cn, यानी Cn लिखा हुआ, and another we have been written like this, and इसका क्या मतलब है कि एक बार ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, एक बार ये C से जुड़ा है, यानी कि बोथ आर द Cn एंड इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो जब एम्बीडेंटेड लिगैंड आते हैं तो वो क्या होता है, डिफरेंट एटम्स से क्या होगा, सेंट्रल मेटल से जुड़ते हैं, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलते हो, आप लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऐसा क्या बोलते हो, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन 7 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम एंड क्रोमियम। तो देखते हैं मैग्नीज टाइटेनियम का क्या होगा, 3d2 होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन +2 की बात कर रहे हैं। उसके बाद वैलेंटियम क्या होगा, 3d3 होगा, क्रोमियम क्या होगा, 3d4 होगा, मैग्नीज क्या होगा, 3d5 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे आगे निकलेगा, तो मैग्नीज +2 सबसे आगे होगा, फिर आपका क्रोमियम +2 आएगा, फिर आपका वैलेंटियम +2 आएगा, फिर आपका टाइटेनियम +2 आएगा। सो दिस इज द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का order. In which of the following compound BF bond length is shortest? तो देखिए BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो BF4 नेगेटिव sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड होता है। BF3 इसमें भी प्रॉपर सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। BF3 इसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बोरोन और क्लोरीन का क्या होता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। A salt which on heating with concentrated H2SO4 gives a violet color। देखिए तो violet color कौन सा सॉल्ट देता है, आपका आयोडीन देता है। तो जब आयोडाइड आयन को आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हो तो यू विल बी गेटिंग I2 प्लस SO एंड आल्सो सल्फेट है। तो ये जो है आपका क्या है, वायलेट कलर का। तो आपको कौन सा सॉल्ट है, आयोडाइड सॉल्ट चाहिए होता है। Which of the following have 3 center 2 electron bond? Al2CO6 नो, ओनली B2H6 जो है आपका 3 center 2 electron bond फॉर्म करता है। ओके, लेट्स गो टू मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है हमारा, वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO4। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम, डबल बॉन्ड और नेगेटिव, ठीक। सो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विच सेट ऑफ एवरेज फॉर्मल चार्जेस। तो फॉर्मल एवरेज फॉर्मल चार्जेस बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 है, 2 चार्ज है और 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा एवरेज फॉर्मल चार्जेस। एंड व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कैसे गिनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर गिनते हैं। बॉन्ड ऑर्डर गिनने का क्या तरीका है बताइए, बॉन्ड ऑर्डर गिनने का है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स शेयर। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बाय 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 12, 2 नोडल प्लेन्स देयर आर। सिग्मा माइनस की अगर बात करेंगे तो सिग्मा क्या होगा, इसका तो कुछ ऐसा होता है। ओके,
सिग्मा स्टार टू एस, अगर सिग्मा स्टार टू एस की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है, तो एक नंबर पे। एंड अगर आप बात करेंगे सिग्मा टू पी जेड की तो क्या होगा, सिग्मा टू पी जेड, सॉरी सिग्मा टू पी जेड ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, इसमें भी शायद नंबर प्लेन एक ही होगी, सिग्मा टू पी जेड। ओके हाँ, एक डेफिनेट ऊपर होगा एक डेफिनेट नीचे होगा, तो इसमें भी टू होगा, सॉरी इसमें एक प्लेन होगा। पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी एक्स कैसा बनेगा, पाई स्टार कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज पाई स्टार, तो एक प्लेन ऐसा एक प्लेन ऐसा, तो इसमें आपके दो ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 आपको CO2 और CO3 टू नेगेटिव के बॉन्ड लेंथ की बातें करनी है। तो देखिए CO क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्योर ट्रिपल बॉन्ड होता है, शॉर्टेस्ट, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड हो, तो प्योर डबल बॉन्ड है, तो ये शॉर्टेस्ट है, ये थोड़ा सा लंबा होगा। एंड इफ यू आर ड्राइंग कार्बोनेट आयन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज इन रेजोनेंस, तो क्या है, इनको क्या होता है पार्शियल, इनके पास क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, दैट मीन्स दिस इज योर प्योर ट्रिपल बॉन्ड शॉर्टेस्ट, तो CO का जो बॉन्ड होगा सबसे छोटा होगा, दिस इज प्योर डबल बॉन्ड, तो इसके बीच में आएगा। और इनके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसका ये मतलब है ये डबल बॉन्ड से तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा बट सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा, ठीक है। इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा ये ऐसा ऑर्डर देखने को आपको मिलता है। अनदर वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मैक्सिमम एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि देख लो भैया आपको जो है आसानी से हो जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव से ऑक्सीजन बनाना आसान है नहीं, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि रिएक्शन अपने आप हो रहा है, रिएक्शन अपने आप हो रहा है का मतलब है कि रिएक्शन फिजिकल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन एनर्जी दे रहा है कि भैया चलो भैया मैं स्टेबल बन रहा हूँ। सो वो पॉजिटिव से वो बनाना आसान है, वो से वो नेगेटिव बनाना आसान है, तो ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड नेगेटिव से एन बनाना इज डिफिकल्ट, आपको क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। हीलियम से हीलियम पॉजिटिव बनाना इज अगेन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, हीलियम ऑलरेडी स्टेबल को और अनस्टेबल बना देगा, तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट वन थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग which have highest ionization potential in the period। तो अब इसकी बात है, आपको इनर्ट गैस के पास जाना पड़ेगा, इनर्ट गैस के पास उनसे इलेक्ट्रॉन छीनना इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। तो अब उनके पास जाइए, वो आपको बता देगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात है, क्वेश्चन 16 फिजिकल केमिस्ट्री का है, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सरफेस केमिस्ट्री। अगर आपको लॉजिक पता हो तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 16 देख रहे हैं, विच ऑफ द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल। तो देखिए क्या है, आपको नेगेटिवली चार्ज यानी कि आयोडाइड आयन कैसे बनेगा, देखो AgNO3 प्लस A, तो ये बंदा आपका नेगेटिव, यानी कि Ki की वैल्यू को आपको बढ़ाना है, Ki का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको सर्च करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें Ki का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में Ki का अमाउंट ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, which will help the following with the help of following reaction, arrange element A, B, C, D, E in decreasing order of their reactivity। So अगर आप पहला क्वेश्चन नंबर 17 बना, so we have B plus ANO3 giving me BNO3 plus A। तो इस रिएक्शन के हेल्प से क्या मिलता है, हमको पता चलता है कि B जो है A को सॉल्यूशन से बाहर निकाल दे रहा है, इट मींस B इज मोर रिएक्टिव देन A। D plus ECl giving you DCl plus E, इससे क्या मिल रहा है कि D जो है E को उसके सॉल्यूशन से हटा
मोर रेट देन ई। ठीक है, ओके। अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 4 बता रहा है कि ए जो है, सॉरी रिएक्शन नंबर 2 क्या बता रहा है बताइए। रिएक्शन नंबर 2 बता रहा है कि ए जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा लीक करे, और रिएक्शन नंबर 4 बता रहा है कि आपका जो डी जो है वो हाइड्रोजन से कम लीक है। तो अगर तीनों को 1 2 3 चारों को एक साथ लाओ तो क्या हो जाएगा, बी सबसे रिएक्टिव, देन ए then D and then E। ठीक, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो व्हेन ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू दैट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज पास। तो आपको बताना कि इधर नहीं अमाउंट अगर पास किएगा तो कॉपर का कितना होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, 2.24 का मतलब है कि ये 0.1 मोल H2 को हाइड्रोजन गैस को निकाला गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो H प्लस ये रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन गिविंग टू हाफ ऑफ मोलर H। ठीक, तो सेम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा, सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट किया जाएगा, पॉइंट पर डिपॉजिट किया जाएगा तो बताया जाएगा, बताओ कितना डिपॉजिटेड कॉपर क्या हो जाएगा, तो 0.1 इंटू मोलार मास क्या होता है 63.5, सो दैट इज इक्वल 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर का डिपॉजिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 40 ml ऑफ CCl4 एंड 50 ml ऑफ बेंजीन। तो अगर आपके पास CCl4 है, क्वेश्चन 19 CCl4 प्लस बेंजीन, ये क्या बनाता है, ये पॉजिटिव डेविएशन करता है, ये आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन करता है। इट मींस अगर इसने इसका 40 लिया, इसने इसका 50 लिया, तो टोटल 90 बनना चाहिए था। आइडियल सॉल्यूशन को दिमाग में रखिए, और पॉजिटिव डेविएशन करता है तो जो वॉल्यूम आएगा इन दोनों का वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, नहीं किसी को थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होगा, नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज x1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज इज x2। तो आपको बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर क्या है, वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी। कर सकते हैं कि तो क्या हो जाएगा, हमें इधर बताना है कि यही तो पूछ रहे हैं, तो P क्या हो जाएगा बताइए, P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इनटू N2 एंड H2 इज फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या बोलेंगे, रेट कैसे लिखेंगे, NH4D NH4 NO2 बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, K इंटू NH4 NO2। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन T इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा, लॉग लेने पर ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो बताइए ये आएगा, अच्छा आपने साथ देखा लेगा, CA इज इक्वल टू C0 इंटू e टू पावर t होता है नहीं, CA अगर A से B जा रहा है तो क्या होता है बताइए, C ऑफ B इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू e टू पावर t। ये करते ना, तो t के साथ C की कॉन्सेंट्रेशन लॉग C लेंगे तो log C इज इक्वल टू K इंटू क्या होगा, log K प्लस log K प्लस t हो जाएगा। मतलब अरे सुनो ना, log C इज इक्वल टू log K प्लस t हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये बना दिए तो वही ये कर रहा है, ये लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक ये तो मैंने बी का लिया है, ए का क्या होगा, घटता चला जाएगा, तो ये जो आपका जो टर्म आएगा वो नेगेटिव स्लोप देना पड़ेगा, वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप का। क्वेश्चन नंबर इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। अच्छा, इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयन आर अरेंज इन CCP
cation A occupy 1/8 tetrahedral, cation B occupy 1/4 octahedral. The formula पूछा है. So oxide forms FCC. That means oxide कितना होगा 4. E occupies 1/8 of tetrahedral. तो टेट्राहेड्रल की संख्या कितनी होती है 8 होती है. कितना हो गया 1 A होगा. B occupies 1/4 octahedral. कितना होता है टोटल octahedral 4. सो क्या हो जाएगा 1B होगा. सो A B and 4O. That is nothing but A B O 4. ठीक. Question number 23 is asking, in which of the following pairs of structure tetrahedral as well as octahedral holes are formed? तो HCP और CC में दोनों होल्स पाए जाते हैं. ध्यान रखेंगे octahedral होल्स की बातें वो बता रहा है. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 24, which of the following shows nitrogen with its increasing order of oxidation number? क्वेश्चन नंबर 24. सो सबसे ज़्यादा क्या होता है नाइट्रेट आयन NO3 +5. फिर क्या होगा बताइए NO2 क्या होगा बताइए +4. फिर इसमें क्या दिया है NO क्या हो जाएगा बताइए +2. फिर क्या होगा बताइए इसमें N2O है N2O का क्या हो जाएगा +1. अच्छा फिर क्या होगा बताइए अमोनिया NH4 पॉजिटिव क्या होगा ये -3. ठीक है. -3 हो जाएगा. तो ये आपका ऑर्डर होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा? सो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करना है. गिवन डाटा है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग यू CO2 and CO plus half of mole of O2 giving you CO2. So let's write E1 here, E2 here. हमें क्या लाना है हमें लाना है CO को दिस साइड कार्बन सॉलिड को दिस साइड एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन करना है. यहाँ पे O2 होना चाहिए. तो आपको कैसे करना पड़ेगा बताइए CO2 को उड़ाना पड़ेगा यानी कि इसमें से इसको हटाना पड़ेगा. तो आप क्या करिए आप रिएक्शन 1 में से रिएक्शन 2 को घटा दीजिए. तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा. तो जब E1 माइनस E2 होगा तो क्या है 393 माइनस 283 दैट इज इक्वल टू 110. ठीक है. आई थिंक वी हैव एन करेक्ट वन. ठीक. चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम क्लोराइड है बेरियम क्लोराइड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं. इसको लिखो आयनाइज होगा तो क्या होगा बेरियम +2 आयन और 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन हो जाएगा. सो दिस इज S, दिस इज 2S. अगर KSP की बात करते हैं तो S into 2S to the power square. So क्या हो जाएगा दिस इज 4S cube. दिस वैल्यू इज गिवन आई थिंक. This is given as 10 to the power 4 into 10 to the power -9. 4 cancel. So S cube is equal to 10 to the power -9. So S की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 to the power -9 cube root. So 10 to the power -3. 10 to the power -3 will be the correct answer. चलिए अगला प्रश्न आप लोग सब लोग पढ़ेंगे. क्या है Kc की वैल्यू की बात कर रहा है. Kc की वैल्यू पूछ रहा है. क्या होगा Kc की वैल्यू हमें बताना है. SO2 गैस बनाना SO2 गैस SO2 प्लस O2 है तो SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है एंड उनकी कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो एंड अकॉर्डिंगली उनको बनाना है. देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके. सो मेरे पास रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 28 का. SO2 प्लस O2 गिविंग यू SO3 2 moles Kc is equal to concentration of SO3 to the power 2 concentration of SO2 to the power 2 and O2. Let's do we have values given? Yeah. So concentration क्या हो सकता 1 लीटर है तो 1 लीटर है तो वैसे भी कोई देने की जरूरत नहीं है. ये 48 ग्राम डिवाइडेड बाई 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं.
दिस इज 12.8 डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर इनटू ऑक्सीजन का मास है 9.6 डिवाइडेड बाय 32. सो इफ यू कैलकुलेट इट वी विल बी गेटिंग 30. ठीक है, कैलकुलेशन देते कैलकुलेशन. तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है क्वेश्चन नंबर 29? द ऑर्बिट हैविंग बोर रेडियस इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो रेडियस क्या होता है? रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर बाय z होता है. ठीक है, सो रेडियस 1 हाइड्रोजन 1 लिखता हूँ और रेडियस जो है बाकी की बातें करते हैं. तो अगर मैं रेडियस h1 की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1/1 दैट इज 1 आना चाहिए. रेशियो में क्या नहीं, इनका रेशियो 1 आना चाहिए. कोई देखते हैं ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 में क्या आ जाएगा? m स्क्वायर बाय z का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा. नहीं, ये आंसर गलत है. दूसरा n स्क्वायर बाय z का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 स्क्वायर बाय 5. नहीं, ये भी गलत है. 4/5 आ रहा. थर्ड ऑप्शन अगर ध्यान से देखिए तो n स्क्वायर बाय z का जो वैल्यू है वो 3 स्क्वायर बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3 आ रहा. नहीं, गलत है. फोर्थ का देखते हैं तो क्या है? n स्क्वायर बाय z है और सो वी विल बी गेटिंग 2 स्क्वायर इज 4/4. सो यस 1 आ रहा. सो आपका आंसर क्या होगा? 4 हो. ठीक. अगला है आपका जो रिएक्शन है देखिए ध्यान से. 2 moles of aluminium solid plus 6HCl aqueous is giving you aluminium plus 3 plus 6 chloride plus 3H2 gas. ठीक है. ओके, सो अब ध्यान से देखेंगे. पहला ऑप्शन बोल दिया कि 6 लीटर ऑफ HCl aqueous is consumed for every 3 लीटर of hydrogen produced. So this is wrong. आप जो है ये बता सकते हो तभी जब सारे सेम फेज में होते हैं. तो लीटर का यूज़ करते हैं हम तब जब सेम फेज में होते हैं. तो एक आपके लिक्विड फेज में है और दूसरा आपका गैसियस फेज में है. तो दोनों का लीटर बराबर नहीं होगा. ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इस चीज़ को. थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है. ठीक है, तो दोनों का लीटर क्या होगा? अब समझ लो मैं बोलूँ कि 1 लीटर वाटर और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस, क्या दोनों बराबर होगा? नहीं बराबर. ठीक. ओके, सो इट्स सिंपल ना. 1 बकेट है, इसमें एक बकेट में आपने H2O भर दिया, लिक्विड H2O भर दिया 1 लीटर बकेट में, और फिर 1 लीटर उसी बकेट में आप आपको क्या करते हो? उसको ओपन करो, उसमें ऑक्सीजन गैस भर दो. तो अब इस बात ऑक्सीजन गैस बहुत कम होगा. नहीं, दिस कॉमन सेंस. हाँ, फाइन. सो दिस इज नॉट करेक्ट. सेकंड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट नहीं है. अगर आप चेक करो तो आपको क्या आएगा? 3/2 आ रहा है. थर्ड ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो कि 60 to 7.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम 2 है एंड इट प्रोड्यूसिंग 3. सो 1 मोल एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूसिंग 3/2 मोल ऑफ H2. See, this is the standard temperature and pressure. So we are getting 3/2 into 22.4. So you will be getting 33.60. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है 11.2 जो है एवरी मोल ऑफ HCl. So when HCl अगर 6 मोल HCl is producing 3 मोल H2. So 1 mole will produce 3/2 mole H2. So what is volume of this one? So 3/2 into 22.4. That is coming to be sorry, I think we are done. This is 6. Sorry, this is 6. This is 6. So 1/2 is 11.2 liter of H2. Right? Okay. Question number 31 है Dettol is a mixture of. So Dettol is mixture of chloroxylone or triphenyl. Okay. Which of the following pairs reducing sugar, sucrose, fructose? नहीं. Glucose and mannose are called the reducing sugars. Okay. Question number 33 है which of the following suitable method to introduce ion? तो cyanide ion, iodide ion, इन सब को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आप सीधे जाओ डायजोनियम सॉल्ट के पास. ये भाई बहुत ही अच्छा मेथड है, डायजोनियम सॉल्ट. To introduce cyanide ion, iodide ion,
the moment you see question number 34, when the moment you see Pg बेरियम सल्फर, ये क्या होता है, ये जो जनरली होता है, ये क्या होगा बताइए, ये रोजनमैन रिएक्शन की बात करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की 35 की बात करते हैं। 35 में क्या है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है C11CH3। जैसे आप Cl2 और KOH के साथ रिएक्शन करोगे क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा तो यू विल बी गेटिंग लाइक दिस रिंग C11O, यहाँ पे आ जाएगा CH Cl3। ठीक है, सो सर्च कीजिए ये ऑप्शन CH Cl3, पहले भी OH होगा फिर H+N क्या होगा ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे O नेगेटिव आपका बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन 36 से द मीन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, द मीन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन की बात कर रहा है। हमारे पास है अमोनिया, सॉरी हमारे पास है एक NH2 ग्रुप। जब आप H2SO4 के साथ कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे डालने की जगह ये एक बेस है, ये एक एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव है HSO4 नेगेटिव। ठीक है, यही होता है एनालिसिस। ओके, अब जब आप इनको हीट करते हो, ठीक है, आपका ये बन गया, जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होगा, ये आपका पहले यहाँ होने के, सॉरी ये कहाँ पे जाएगा, आपके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, सो यू विल गेटिंग लाइक दिस। ठीक है, और अगेन दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, ये आपका जो हो जाएगा ये H उठ के इन पे अटैक कर देगा, इनके लोन पे अटैक करेगा, तो आपके पास हो जाएगा NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव। Okay, let's go to next question. Ozone consists of which one of the following compound will produce acetone and 2-pentanone? 37. So acetone मतलब क्या, C. So this is called acetone. Again we are going electrosynthetic analysis. 2-pentanone. So double bond here. 1, 2, 3, 4, 5. So this is called 2-pentanone. What you have to do is ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हटाते हैं और ऑक्सीजन डालते हैं। इलेक्ट्रोसिंथेसिस में क्या करेंगे, उल्टा रिवर्स एक्शन में क्या करेंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे, इन दोनों डबल बॉन्ड को जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों डबल बॉन्ड को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ये लिखा मैंने डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला कार्बन, इसे एक कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ऐसे जुड़ा है, एक कार्बन ऐसे जुड़ा है, एक कार्बन ऐसे जुड़ा है। तो सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। Now let's go to question number 38. मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, आसान सा प्रश्न है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की बात है। So which of the following will only produce monochloro derivative? तो क्वेश्चन 38 है। 38 में अगर आप सब आइसोपेंटेन क्या होगा बताइए। ठीक है, इसमें आपका क्या है, एक यहाँ कार्बन आ सकता है, यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं, ये तो गलत है। न्यूपेंटेन, ये देखिए इसमें बस यही यार, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये चारों कार्बन सिमिलर कार्बन, तो ये आपका एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा। अगर एन ब्यूटेन की बात करोगे तो एन ब्यूटेन की बात करेंगे तो A B B, तो दो प्रकार के कार्बन है। सिमिलरली प्रोपेन में जब दो प्रकार के कार्बन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, तो विच इज मोस्ट स्टेबल की बात कर रहे हैं, विच इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो आपका जो है कौन सा है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो देख लो कि आपका पहला कंपाउंड है बेंजीन रिंग, CH2 कार्बन कैटायन एंड क्लोरीन, तो ये आपका -I है, पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है +M से -I। दूसरा है
NH2 एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यूजिंग रेजोनेंस, ये सबसे आगे निकलेगा। फिर अगर आप ध्यान दो बोलोगे सर ऑक्सीजन भी वही काम करता है, ऑक्सीजन OCS, ठीक। पर क्या है अगर आप ऑक्सीजन वर्सेस नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने में थोड़ा सा नाराजगी जताएगा, तो ये आगे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 40, Which of the following species cannot show resonance? तो आपको क्या करना है, सर्च करना है कि नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। तो देखो पहला कंपाउंड ही हमारा आंसर आ गया है, ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच जो है एक sp3 कार्बन आ गया है, तो कंजुगेशन नहीं है, इसीलिए रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। 41 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। मिनिमम पीके, मिनिमम पीके का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, मिनिमम हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक। ओके, तो आपको क्या करना है, देखना है सारे के सारे फिनॉल हैं, पर आपको एक चीज है, सबसे लास्ट में आपके पास एसिडिक एसिड, सॉरी सबके पास अंत में आपके पास क्या है, so carboxylic acid is more acidic than alcohol or phenol, ठीक। Arrange the following in increasing reactivity for nucleophilic addition reaction। देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है दैट इंक्रीजेस, वो क्या करता है, ये आई थिंक अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, वो आपका रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, ये अगेन आपके प्रीवियस टेस्ट से रिपीटेड है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सबसे आगे निकलेगा, फिर चौथा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या होगा, आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वो रिएक्टिव हो जाएगा, कार्बन कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप आगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा, ठीक। सो इसके कारण कार्बन जो है वो कम पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे उस, और आपको एल्डिहाइड जो होता है वो आप कीटोन से हमेशा क्या होता है, वो ज़्यादा होता है NaR में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 क्या है, which of the following compound will show geometrical isomerism? So 2-butene, 1 2 3 4, so this is called 2-butene. So this can show geometrical isomerism, this can show one hydrogen here, one hydrogen, so this can show geometrical isomerism। अंदर ऑप्शन देते हैं प्रोपीन, प्रोपीन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, दिस कैन नॉट, इथाइल डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर, one hydrogen, it cannot, 2-methyl butene, so let's write it, I think this is what they are talking about, hydrogen, so 2-methyl butene, correct, so 2-methyl, this is what they are talking about, तो यहाँ पे फिर से सेम ग्रुप है, तो ये भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 44। इसको ज़्यादा ही इलेबोरेटेड रूप में लिखना पड़ेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH3 CH3, लेट्स कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड,
तो टोटल कैलकुलेट 3 3 6 7 8 9 10 13 13 13 और 14 टोटल कितने होंगे 14 सिग्मा बॉन्ड हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, कितने होंगे टोटल 14 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो बताओ कि कितने होंगे 14 सिग्मा बॉन्ड्स, दैट इज 28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, correct na? Am I correct actually? I think that's supposed to be 1 2 3 4 correct. नाउ कमिंग टू प्रोटॉनिक एसिड। प्रोटॉनिक एसिड क्या है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट छोटा नहीं है, प्रोटॉनिक एसिड ये आपको पता होना चाहिए। CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी C डबल बॉन्ड C COOH हाइड्रोजन आयन, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉनिक एसिड। ठीक, तो चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, अच्छा लगा होगा। आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमेशा एग्जाम में आगे लेके जाइए, क्वेश्चन कहीं कभी रिपीट भी करते हैं। तो आप मेहनत लगाइए, पढ़िए खूब अच्छे से। मिलते हैं आपके अगले टेस्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।